नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप देवासी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक है। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, जिसमें से 2 अंक के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे से इन तीनों के बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा के कौशल क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है, इसके अलावा भाषा के रूप क्या है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से व्याकरण क्या है, व्याकरण का परिचय पढ़ेंगे। फिर लिपि क्या है, लिपि का विकास कैसे हुआ, लिपि किसको कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, इन सब के बारे में हम आज इस टॉपिक में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। भाषा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना या व्यक्त वाणी। सीधे सीधे हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई बात मैं कह रहा हूं और वह बात आप तक समझ में आ रही है, आप तक पहुंच रही है, तो उसका माध्यम क्या है? भाषा। भाषा से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मेरे विचार जो आप तक पहुंचते हैं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, तो उसका माध्यम भाषा है। वो भाषा के माध्यम से ही समझ में आ रहा है। यदि मैं कोई ऐसी भाषा बोलता जो भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मेरी कही गई बात को आप नहीं समझ पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है भाषा कौशल। भाषा के कौशल क्या है? भाषा किस प्रकार से सीखी जाती है? तो इसकी एक ट्रिक है सुबोपली। सुबोपली का अर्थ है सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और अंत में लिखना। ये भाषा के 4 कौशल है। भाषा इसी प्रकार से सीखी जाती है। सबसे पहले बालक जो होता है वो सुनता है, फिर धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है, उसके बाद में पढ़ना शुरू करता है और अंत में वह लिखना शुरू करता है। ये भाषा के 4 कौशल है। अगला है भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की क्या विशेषताएं है वह हम देखते हैं। भाषा की पहली विशेषता यह है कि भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील अर्थात भाषा बदलती रहती है। किस प्रकार से बदलती है कि उदाहरण के लिए हम यह देख सकते हैं कि हमारे दादाजी और पिताजी जिस भाषा को बोलते थे, भले ही वह राजस्थानी भाषा हो, मारवाड़ी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, लेकिन फिर भी आने वाली जो जनरेशन है, यानी कि जो हम हैं, वो उनके जैसी भाषा नहीं बोल पाते। कहीं ना कहीं उनके ऐसे शब्द थे जो शब्द हमारी भाषा में नहीं आ रहे हैं, छूट रहे हैं, और कई ऐसे नए शब्द हैं जो हम बोलते हैं लेकिन उनका प्रचलन हमारे पिताजी की या दादाजी की भाषा में अक्सर नहीं होता है। अगला है भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति का अर्थ यह है दोस्तों कि भाषा कोई भी बालक जन्म से ही सीख करके नहीं आता है, वह जन्म के बाद में सीखता है, यानी कि बाद में उसको अर्जित करता है। भाषा जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह अनुकरण के माध्यम से इसको सीखता है। तो भाषा अनुकरण का माध्यम है, भाषा अर्जित संपत्ति है। अगला अगली भाषा की विशेषताएं देखते हैं। तीसरी विशेषता यह है कि भाषा भाषा विचार विनिमय का साधन है। विचार विनिमय जो कि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के माध्यम से ही कर रहे हैं। मेरे मस्तिष्क में जो भी विचार है वो आप तक पहुंचेंगे यदि मैं उनको व्यक्त करता हूं भाषा के माध्यम से, और आप उस भाषा को समझते हैं, तो वो जो मेरे मन के विचार है वो विचार आप तक पहुंच पाएंगे। अगली विशेषता है एक भाषा में कई उपभाषाएं और बोलियां हो सकती है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि कोई भी एक भाषा होती है, उस एक भाषा में कई प्रकार की उपभाषाएं होती है और कई बोलियां भी हो सकती है। जैसे कि हिंदी भाषा है तो हिंदी में 8 उपभाषा है और लगभग 17-18 बोलियां भी है। इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों भाषा के रूप या भेद। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। मौखिक रूप क्या होता है इसको देखते हैं दोस्तों। मौखिक रूप का अर्थ होता है बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं। वक्ता के साथ श्रोता भी आवश्यक होता है इसमें। यह अस्थायी रूप है, जैसे कि भाषण है, वक्तव्य है, मौखिक कविता है आदि। लिखित रूप में इसमें विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है इसके लिए लिपि व संकेतों का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि लिपि व संकेतों का ज्ञान है तभी इस लिखित रूप को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है और इसमें आती है पुस्तकें, ग्रंथ और पत्र पत्रिकाएं, अभिलेख वगैरह, ये सब चीजें इसमें आती है। तो भाषा के 2 रूप हो गए, पहला मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। मौखिक रूप जो हम बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं, तो इसके लिए अगर कोई बोलने वाला वक्ता है तो उसके साथ साथ में श्रोता, सामने वाला, सुनने वाला भी होना आवश्यक है, लेकिन इसमें श्रोता की कोई जरूरत नहीं है।
यह अस्थायी रूप है। मौखिक रूप अस्थायी होता है, जैसा ही बोला उसके बाद में वह वहीं पर रह गया, समाप्त हो गया। लेकिन लिखित रूप जो होता है वह हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है, क्योंकि उसे हम किसी न किसी लिपि के माध्यम से या संकेत के माध्यम से लिखते हैं, इसलिए वो स्थायी हो जाता है। जैसे कि पुस्तकें, ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं, अभिलेख, ये सब स्थायी होते हैं। लेकिन भाषण या मौखिक कविता कोई सुनाना या फिर कोई वक्तव्य है, किसी ने उद्बोधन दिया है, तो वो भी मौखिक रूप में होता है, अस्थायी होता है, कम समय के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा के अन्य भेद। भाषा के अन्य कौन कौन से भेद है, किस किस प्रकार की भाषा होती है, उसको हम जानते हैं। पहला है मातृभाषा। मातृभाषा किसको कहते हैं? तो जिस भाषा को बालक अपनी माँ से या परिवार से सीखता है या आस पड़ोस से सीखता है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। बालक जब छोटा होता है तो अपने परिवार में, अपने घर में माँ से या आस पड़ोस से जिस भाषा को वह सीखता है, जिस भाषा को ग्रहण करता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। अगर वहाँ का वातावरण अंग्रेजी का है और वह बालक यदि अपने परिवार से ही अंग्रेजी सीख रहा है, तो उसके लिए अंग्रेजी उसकी मातृभाषा होगी। और अगर वह राजस्थानी भाषा है, उसका जो परिवार की भाषा राजस्थानी है, तो उस बालक की मातृभाषा भी क्या कहलाएगी? राजस्थानी कहलाएगी। अगली है दूसरे नंबर पर राजभाषा। ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, राजभाषा। राजभाषा का अर्थ यह होता है कि देश के सरकारी कार्य की भाषा, जिसका देश के संविधान में उल्लेख हो, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। अर्थात संविधान में उल्लेखित वह भाषा जो किसी भी देश के सरकारी काम को चलाती है या सरकारी काम की भाषा के रूप में जानी जाती है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? उस देश की राजभाषा कहते हैं। जैसे कि हमारे देश की, भारत की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हमारे देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए दोस्तों 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी एक आपके लिए जानकारी। तीसरे नंबर पर है राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों राजभाषा और राष्ट्रभाषा में थोड़ा सा अंतर है, और वह अंतर यह है कि राजभाषा तो किसी भी देश के संविधान में उल्लेखित होनी चाहिए, संविधान में उल्लेखित, और उस देश के जो भी सरकारी कार्य है वो उस भाषा में होंगे। वह भाषा क्या कहलाएगी दोस्तों? राजभाषा कहलाएगी। लेकिन राष्ट्रभाषा का अर्थ है कि देश के अधिकतर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। हमारे हमारे देश में अधिकतर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी ही है, इसलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। चौथे नंबर पर है दोस्तों मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? किसी भी देश, किसी भी भाषा का एक सर्वमान्य रूप जो व्याकरण सम्मत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। अर्थात देखिए दोस्तों, हमने भाषा की जब विशेषता पढ़ी तब यह पढ़ा था कि भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का एक अर्थ यह भी होता है कि क्षेत्र के अनुसार भाषा बदलती रहती है। ऐसा कहा गया है कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बाणी। चार कोस पर बाणी का अर्थ यह है कि हम चार कोस चलते हैं, तो चार कोस चलने के बाद में वहां पर वाणी परिवर्तित हो जाती है, भाषा बदल जाती है। तो जब एक बड़े क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो उसका कोई ना कोई एक सर्वमान्य रूप होगा। ऐसा रूप जो व्याकरण सम्मत होगा और सभी के लिए मान्य होगा, वह रूप कहलाएगा मानक भाषा। और हिंदी की जो मानक भाषा है वह है खड़ी बोली हिंदी, जो दिल्ली के आसपास में बोली जाती है। आगे है दोस्तों यह एक आदर्श रूप व शासन स्तर पर प्रचलित रूप होता है। इसे परिनिष्ठित भाषा या आदर्श भाषा भी कहा जाता है। परिनिष्ठित भाषा, आदर्श भाषा, मानक भाषा, तीनों एक ही बात है। यह इसका स्थिर, मानक और परिनिष्ठित रूप होता है, जिसमें शासन स्तर के सारे जो कार्य है, जिसकी जो व्याकरण है, वो सब एक आदर्श रूप में होती है। इसीलिए उसको आदर्श भाषा या परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है, मानक भाषा को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है भाषा की इकाइयां। भाषा की 5 इकाइयां होती है, जिसमें पहला है ध्वनि, दूसरा है वर्ण, तीसरा है शब्द, उसके बाद में चौथा है पद, और पद से वाक्य बनता है। इन 5 के माध्यम से ही भाषा का विकास होता है, भाषा चलती है। ये भाषा की 5 इकाइयां हैं। तो सबसे पहले है ध्वनि। यदि किसी वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं, तो उच्चारण जो मौखिक रूप में है वह क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। उसके बाद में है वर्ण। तो वर्ण उसको कहते हैं दोस्तों कि कोई भी ध्वनि है, जैसे कि हमने ये क की ध्वनि थी, उसको हमें निकाला, तो ये जो उसकी बनावट है वो क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। इसके बाद में अगला है शब्द। इन वर्णों से, जैसे कि हमने 3 वर्ण लिख लिए, क, म और ल, ये आपस में 3 वर्ण है, लेकिन जब इन तीनों वर्णों का हम एक साथ उच्चारण करते हैं तो ये शब्द कहलाया। वर्णों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है।
और जब विभक्ति युक्त शब्द होता है वह शब्द क्या कहलाता है? पद। कमल इस शब्द के आगे यदि कोई विभक्ति जुड़ जाती है तो वह पद कहलाएगा। फिर अंत में आता है दोस्तों वाक्य। वाक्य जो शब्दों का एक सार्थक रूप होता है वह वाक्य कहलाता है। यदि इन शब्दों से मिलकर के कोई पंक्ति बनती है और वह सार्थक होती है, उसका कोई ना कोई अपने आप में अर्थ होता है, तो वह क्या कहलाएगी? वाक्य कहलाएगी। तो भाषा की इकाइयों के बाद में आगे है हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। अब वे 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। ये 5 हिंदी भाषा की उपभाषा है। इन 5 उपभाषाओं के अंदर अनेक अलग अलग बोलियां। अब अगला जो टॉपिक देखते हैं जिसमें है बोली। बोली किसको कहते हैं? बोली का परिचय। बोली भाषा का एक प्रारंभिक रूप है, शुरुआती रूप, उसको बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है, बड़ा होता है। एक ही भाषा में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप बोली कहलाती है। कोई भी एक भाषा है, हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है, हिंदी भाषा के अंतर्गत 9 राज्य आते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है। इस प्रकार से हम ये देखें तो इन 10 क्षेत्रों में हिंदी का जो रूप है वो अलग अलग है। तो वो जो सामान्य रूप से हिंदी का रूप चलता है वह बोली कहलाएगा, क्षेत्र वाइज रूप। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि कोश कोश पर बदले पानी, 4 कोश पर वाणी। इसको हमने पहले भी देखा था कि भाषा है वो परिवर्तनशील है, अलग अलग क्षेत्र में उसके अलग अलग रूप होते हैं। आगे है भाषा व बोली में अंतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको लिख ले कि भाषा एवं बोली में क्या अंतर है। तो भाषा जो है वो अभी हमने देखा था कि भाषा का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है, बड़ा होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, स्थानीय होता है। बोली किसी एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जबकि भाषा है वो उस क्षेत्र से अधिक यानी कि बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा अंतर है कि भाषा का कोई अपना शब्दकोश होता है, व्याकरण होता है, जबकि बोली का कोई शब्दकोश या व्याकरण नहीं होता है। तीसरा है कि भाषा में साहित्यिक रचनाएं होती है। यदि उसका शब्दकोश होगा, व्याकरण होगा, तो उसमें साहित्यिक रचनाएं भी हो सकती है, लेकिन बोली अविकसित रूप में होती है, इसलिए उसमें कोई साहित्यिक रचनाएं नहीं होती है। बोली मौखिक रूप में होती है अधिकतर, लेकिन भाषा लिखित रूप में होती है। यह भी एक इन दोनों का अंतर है। भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। लिपि लिखित ध्वनि संकेतों को कहते हैं, जिसके माध्यम से हम भाषा को लिखते हैं, लेकिन बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है। आगे देखते हैं भाषा और बोली में अंतर। अगला अंतर है कि एक भाषा में कई उपभाषाएं हो सकती है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि हिंदी भाषा में 8 उपभाषाएं हैं और उसमें 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं, उनके बारे में अभी हमने देखा था। कोई भी बोली विकसित होकर भाषा का रूप ले सकती है, यानी कि बोली जब धीरे धीरे विकसित होती है, उसका क्षेत्र बढ़ता है, उसका व्याकरण तैयार किया जाता है, फिर उसमें साहित्यिक रचनाएं लिखनी शुरू हो जाती है, तो वह बोली अंत में क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है, उसका रूप बड़ा होता है। भाषा सूक्ष्म रूप में है, लेकिन लिपि जो है वो स्थूल रूप में होती है। भाषा श्रव्य रूप में है, लेकिन लिपि है वो दृश्य या पाठ्य रूप में होती है। यहाँ पर दोस्तों ये जो 3 है, ये भाषा और लिपि की जो अंतर है उनके बारे में बताया गया है। लिपि क्या है और भाषा क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। लिपि का टॉपिक आगे है। भाषा त्वरित प्रभावकारी होती है, लिपि का प्रभाव विलंब से होता है, धीरे धीरे होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, तो देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा और भी अन्य भाषाओं को लिखा जाता है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अब दोस्तों आता है कि लिपि। लिपि क्या है? लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। जैसे कि हमने अ का उच्चारण किया, अब उस अ के उच्चारण करने पर तो वह ध्वनि निकली, उसको हम वर्ण के रूप में लिख लिया अ। इस प्रकार से जब ऐसे संकेतों को हम और ज्यादा लिखते हैं, तो वो जो सारे संकेत है वो मिलकर के क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। लिपि की परिभाषा। तो लिपि की परिभाषा यह है कि किसी भी भाषा में ध्वनियों को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही चिन्ह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि ये क है, तो इस चिन्ह को हम क के रूप में ही इसका उच्चारण करेंगे, और ये जो
चिन्ह है, इस चिन्ह को हम ख के रूप में ही उच्चारण करेंगे। तो ये निश्चित चिन्ह होते हैं ध्वनियों के, कि इस चिन्ह को लिखने पर हमारे मुख से क की ध्वनि ही निकलेगी, और इस चिन्ह को लिखने पर या पढ़ने पर हमारे मुख से ख की ध्वनि ही निकलेगी। तो किसी भी भाषा में ध्वनियों को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो निश्चित चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। ये लिपि की परिभाषा है। भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? लिपि। जैसे कि हम भाषा कोई भी बोलते हैं, क ध्वनि आई, तो वह ध्वनि उसका मौखिक रूप है। जब उसको हम वर्ण के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे तो वह लिखित रूप में क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। अगला है दोस्तों भाषा और लिपि। भाषा में है हिंदी, मराठी, संस्कृत और नेपाली। इन सब के लिए लिपि देवनागरी लिपि है। इस देवनागरी लिपि में ये सारी भाषाएं लिखी जाती है। इसी प्रकार से पंजाबी लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि होती है, उर्दू के लिए फारसी लिपि होती है, और अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि होती है, जो कि आप पढ़ते हो ABCD, ये रोमन लिपि है और इसमें अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। आगे है दोस्तों देवनागरी लिपि की विशेषताएं या इसके गुण, जिसको हम जानेंगे। देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। ब्राह्मी लिपि जो प्राचीन लिपि थी, जिसमें खरोष्टी और ब्राह्मी दो लिपि थी, इसमें से ब्राह्मी लिपि में से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास है, उसकी उत्पत्ति है, वो कहाँ से हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। इसे बाई से दाई और लिखा जाता है। जैसे कि दोस्तों हम ये लिख रहे हैं, तो इसमें बाया हिस्सा ये है और इसमें दाहिना हिस्सा जो है, दाया हिस्सा ये वाला है। तो इस लिपि को हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे, फिर वापस यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिखेंगे, अर्थात यह बाई ओर से दाई ओर लिखी जाती है। वर्णों पर सिरोरेखा होती है। सिरोरेखा का मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी वर्ण को हम लिखते हैं, जैसे कि यह क लिख लिया, तो इसके ऊपर जो हम रेखा खींचते हैं, इसको कहते हैं सिरोरेखा। सिर के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसको सिरोरेखा कहते हैं। उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। उच्चारण के अनुसार का अर्थ यह है कि जैसा हम उच्चारण करते हैं, क का उच्चारण है तो हम क ही वर्ण लिखेंगे, और यदि ख का उच्चारण कर रहे हैं तो हम ख वर्ण ही लिखेंगे। जबकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा होता है कि कई कई ऐसे वर्ण होते हैं जो साइलेंट रहते हैं, जिनका लोप हो जाता है। जैसे कि हम साइकोलॉजी लिख रहे हैं तो वो पी से शुरू होती है, लेकिन फिर पी साइलेंट हो जाता है। जैसे कि हम चाकू का स्पेलिंग लिखते हैं तो इसको नाइफ कहते हैं इंग्लिश में, जबकि वो के से शुरू होता है, लेकिन उसमें के साइलेंट रहता है, के का उच्चारण नहीं होता है। जबकि देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है, उच्चारण के अनुसार ही यह लिखी जाती है। इसमें प्रत्येक वर्ण की एक निश्चित ध्वनि होती है। जो भी वर्ण हम लिख रहे हैं उस वर्ण के लिए एक निश्चित ध्वनि होती है। इसमें कोई मुक वर्ण नहीं होता है। मुक का मतलब साइलेंट वर्ण। जो अभी हमने देखा कि अंग्रेजी में कई ऐसे वर्ण होते हैं जो मुक वर्ण होते हैं, जो साइलेंट रहते हैं, जिनका उच्चारण नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि इसमें कोई मुक वर्ण नहीं होता, कोई भी वर्ण साइलेंट नहीं रहता है। अगला है दोस्तों कि इसका प्रयोग बहुत व्यापक है, यानी कि बड़ा है। इसका प्रयोग बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है। उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को भी प्रकट करने की क्षमता इसमें है। देवनागरी लिपि की ये भी विशेषता है कि हम जो इसका उच्चारण करते हैं, उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद, यदि हम क के ऊपर बिंदी लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, तो इसका भी हम उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को भी ये प्रकट करती है, प्रकट करने की क्षमता इसके भीतर होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, राम राम।